हम इसको डिफाइन करते हैं पहले, नेशन क्या होती है? अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल united by a certain commonalities like history. कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें कोई एक ना एक चीज कॉमन हो, ठीक है, जैसे उनकी कोई हिस्टोरिकल लिंक हो आपस में, ठीक है, कल्चरल लिंक हो, आइडेंटिटी हो, या उनकी लैंग्वेज सेम, कोई ना कोई एक ऐसी चीज कॉमन हो, तो हम कहते हैं कि एक नेशन है, ठीक है। इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर स्टेट और टेरिटरी, कि वो एक खास जगह पे रह रहे हों, हम कहते हैं वो एक नेशन है। उनमें कोई ना कोई चीज कॉमन हो, कोई कॉमन जुबान बोलते हो, कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर सेम हो, हिस्ट्री सेम हो, वो सारे मिलके एक जगह पे रह रहे हो, तो वो एक कम्युनिटी या नेशन बन जाती है। लेकिन वो नेशन, नेशन स्टेट क्या होती है? ये तो नेशन होगी, हमने देखना नेशन स्टेट क्या होती है। नेशन स्टेट एक ऐसी सॉवरन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सॉवरन मींस कि वो अपनी पावर खुद एक्सरसाइज कर सके, उसमें फॉरेन इंक्लूजन ना रहे, जिसमें एक गवर्नेंस सिस्टम भी हो, ठीक है, कंट्रोलिंग आवर टेरिटरी एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, ठीक है, कि उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो उस गवर्नेंस सिस्टम के अंदर ही काम कर रहे हो और उनके ऊपर आपकी अथॉरिटी भी अप्लाइड हो, एप्लीकेबल हो। ठीक है। अब इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डेफिनेशन से देखें तो एक तो आपके पास टेरिटरी होनी चाहिए, दूसरी आपके पास नेशन स्टेट के लिए एक लोग होने चाहिए जो उधर रह रहे हैं, तीसरा आपके पास उसमें एक गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, और चौथा उसमें आपके पास सॉवरेनिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉवरेनिटी बेसिकली, अगर मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सॉवरेनिटी मीन्स कि एक ऐसी पावर है, एक ऐसी आपके पास अथॉरिटी है जिसके पास अल्टीमेट पावर हो टू यूज फोर्स, ठीक है, कि आपके पास उसमें अल्टीमेट अथॉरिटी हो। वो सॉवरन, एक स्टेट सॉवरन क्या है कि उसके अंदर वो हर चीज खुद कर सके। तो कश्मीर जो इंडिया का पोर्शन है वो सॉवरन नहीं है, ठीक है। मुबशर साहब आप पढ़ लें पहले, आप मैचों के बाद में एनालाइज कर लेना कि 25,000 ले रहे हैं या 50,000 ले रहे हैं। अच्छा, एक सॉवरन है जिसमें अल्टीमेट पावर है उस फोर्स को यूज करने की, ठीक है, वो एक नेशन स्टेट सिस्टम बन जाता। अब आ जाते हैं जी, ये होगी नेशन स्टेट। अब एक नेशन स्टेट सिस्टम बन गया, ये सारी नेशन स्टेट्स बनी और इस सारी नेशन स्टेट से एक सिस्टम बना इन सारों का, ठीक है। नेशन स्टेट सिस्टम क्या है? अब पैटर्न, ये एक वो पैटर्न है ऑफ इंटरनेशनल लाइफ। ये सारी स्टेट्स आपस में अब इंटरेक्ट करती हैं, कुछ ट्रेड कर रही हैं, कुछ कॉपरेट कर रही हैं, कुछ इकट्ठी रह रही हैं, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल लाइफ बन गई इनकी, एंड विच
ये एक ऐसी लाइफ बन गई इन विच people are separately organized into sovereign state and interact with each other. कि सारी स्टेट्स मिलके इकट्ठी हो गई और वो आपस में अब इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्शन का हमें पता है, हमने अभी तक करंट अफेयर्स पढ़े हैं, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़े हैं कि आपस में ट्रेड करती हैं, आपस में राइवलरी है, आपस में कंपटीशन है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेती हैं। ये सारे इंटरेक्शन मिलके आपकी नेशन स्टेट सिस्टम बना दिया। ठीक है, अब ये बना कैसे? राइज ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम। ठीक है, अब बेसिकली ये यूरोप में पहले स्टार्ट हुआ और फिर ये एक्सपेंड हुआ, इट एक्सपेंडेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये यूरोप से स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया। जैसे पहले लोग किधर रहते थे? केव्स में रहते थे। लोग केव से निकल के ट्राइब्स में आए, फिर ट्राइब्स से आके किंगडम्स में आए, किंग के अंडर आए, किंगडम्स के आगे आप रिलीजियस गवर्नमेंट्स के अंडर आए, पोप आ गया, इस्लामिक एम्पायर आ गई, फिर एंड पे आप नेशन स्टेट आए। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था। इंसान पहले किंग्स के अंडर, फिर आप एक रिलीजियस लीडर के अंडर और एंड पे नेशन स्टेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के प्रायर टू 500, अगर 500 से पहले देखें, ठीक है, एंड ड्यूरिंग 1500 के 500 से लेके 1500 तक यूरोप में, यूरोप वॉज अंडर पोप, जो इनका कैथोलिक चर्च है, उसके अंडर सारे काम करते थे। अब वो कैथोलिक चर्च क्या करता था? उनके कंट्रोल करता था, कंट्रोल्ड देयर सॉवरेनिटी, कंट्रोल्ड देयर पावर एंड सॉवरेनिटी। उनको पूरी अथॉरिटी नहीं थी अपनी पावर लगाने की। ठीक है, अच्छा, मोनार्क्स जितने भी थे ना, किंग सब भी थे, वो भी अंडर पॉप होते थे, वो अंडर पॉपेसी ऑपरेट करते थे। ठीक है, इसी तरह मुस्लिम वर्ल्ड था, उसमें खलीफा, ऑटोमन एम्पायर में कैलिफ था, और बाकी जगह आपका मुफ्ती था, वो रूल करते थे, कंट्रोल करते थे। यानी कि एक फ्रेज निकली थी कि बॉडीज जो आपकी थी वो किंग रूल करता था, किंग आपके ऊपर होता था, लेकिन अल्टीमेटली आपकी सोल्स बाय पोप वो लोगों को डरा के रखता था कि दिस इज नॉट योर लाइफ, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है, यहाँ पे आपने एक्सप्लॉयटेशन वो करते थे फियर के थ्रू, फियर इंस्टिल करके वो लोगों पे उनको कंट्रोल्ड रखते थे, उनके अपने अंडर रखते थे। ठीक है, तो दिस वाज पोपेसी। तो दीज वर द बॉडीज रूल्ड बाय किंग बट देयर सोल्स बाय पोप, यानी कि इनडायरेक्ट कंट्रोल पोप का था सब पे, रिलीजियस लीडर्स। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? एक आती है रिफॉर्मेशन मूवमेंट। एक मार्टिन लूथर किंग होता है जर्मनी का, वो ज्वाइन कर लेता है जर्मन का जो कैथोलिक चर्च की ब्रांच है, जर्मन चर्च ज्वाइन कर लेता है, जो कैथोलिक चर्च है। अब ये एक लिटरेट बंदा होता है, वो यहाँ जहां पे भी उधर जाते ही देखता है कि वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे तो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं। वो वहां पे जाके देखता है कि यहाँ पे तो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही। ये 1510s की बात है। वो एक अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है अगेंस्ट कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। 1517 में वो अपनी एक बुक निकालता है 95 थीसिस, जिसमें वो बताता है कि ये क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है,
क्या है उसमें दो चीजें, ही वॉज डिस्कवरिंग जीसस, कि खुदा असल में क्या है और फेथ असल में हमारा क्या है और इसको कैसे मिसयूज किया जा रहा है। और दूसरा इसमें क्या था, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई पोपेसी एज एंटी क्राइस्ट, के पोपेसी एंटी क्राइस्ट। अब यहां से क्या होता है, जो क्रिश्चियंस होते हैं जो इसकी बातें मानते हैं या जिसके फॉलोअर्स होते हैं, वहां से कैथोलिक्स डिवाइड हो जाते हैं, क्रिश्चियंस डिवाइड हो जाते हैं। कैथोलिक्स जो रिफॉर्मेशन करते हैं उनको कहा जाने लगा प्रोटेस्टेंट्स, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी उस रिलीजन के खिलाफ। तो प्रोटेस्टेंट भी क्रिश्चियंस निकल आए, तो वहां से डिवीजन क्रिएट हो गई, इनमें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। तो अल्टीमेटली वॉर होती है, एक 30 इयर्स वॉर, ठीक है, और एक या उसे सेक्टेरियन वॉर भी कहता है, जिसमें प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस कैथोलिक्स, सिविल वॉर यूरोप में स्टार्ट हो जाती है। एक डेडली वॉर थी, इसमें 1/3 ऑफ यूरोप वॉज किल्ड, 1/3 यूरोप का, जिसके घर में भी पता चलता था प्रोटेस्टेंट है क्रिश्चियन है उसको मार देते थे, जिसमें भी कैथोलिक्स को प्रोटेस्टेंट नजर आता था उसको मार देते थे, ठीक है। तो वॉर थी, इकोनॉमिक कोलैप्स था, ठीक है, ट्रेजरी डिप्लीट हो गई। तो एक रियलाइजेशन हुई उनकी कि हम लड़ किस पे रहे हैं, रिलीजन की बेसिस पे, ठीक है। जब भी वॉर होती है तो एक लेसन मिलता है, उस लेसन की बेसिस पे आप फ्यूचर प्रोजेक्शन या फ्यूचर को चेंज करते हैं। तो तब भी यही किया इन्होंने कि उन्होंने रियलाइज किया कि वॉर ड्यू टू रिलीजन है, तो रिलीजन का फैक्टर ही खत्म कर दो, ठीक है। तो उन्होंने कैसे खत्म किया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होती है 1648 में, ठीक है। उसमें क्या किया कि रिलीजन को एज अ मैटर ऑफ स्टेट बना दिया गया कि स्टेट की मर्जी है जो मर्जी रिलीजन अडॉप्ट करे। और जब पहले पूरा यूरोप पोप के अंडर था तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सारी किंग्स हैं वो अपनी अपनी स्टेट को खुद मैनेज करें, रिलीजन को स्टेट में कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, रिलीजन स्टेट अपना खुद डिसाइड करेगी, ठीक है। तो यहां से नेशन स्टेट से बनी कि स्टेट्स ही खुद अपना अपना मैनेज करें, ठीक है। फिर लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स तो हुए, अब स्टेट्स बन गई और वो भी नेशन स्टेट्स बनी, तो लोगों में स्टेटिज्म जागना शुरू हो गया, जिसको हम पैट्रियोटिज्म कहते हैं, उसको स्टेटिज्म भी कहा जाता है, कि लोगों में स्टेटिज्म जागना शुरू हो गया। और वो उससे इमर्ज हुई एक टर्म जिसे हम कहते हैं नेशनलिज्म, अपनी नेशन के लिए प्यार। तो नेशनलिज्म एज द न्यू रिलीजन वहां पे इमर्ज हो गया यूरोप में। और वॉर्स जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे आफ्टर 1648, अब स्टेट्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। लोगों ने कहा कि हमारी अब स्टेट है यूरोप, स्पेन की सुप्रीमेसी, स्पेन ने इंग्लैंड के साथ वॉर की, ठीक है। इंग्लैंड की सुप्रीमेसी, इंग्लैंड ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट की, नेशनलिज्म की बेसिस पे कि हमारा मुल्क है, हमारी दुनिया है, या आपका इंक्लूजन नहीं हो सकता, उसकी बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए 1648, सॉरी, ठीक है। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए तो एक टर्म जो मॉडर्न डे डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी तो अरसे से चल रही है, जो मॉडर्न डे डिप्लोमेसी है जिसमें डिप्लोमेट्स बनाए गए, एम्बेसडर बनाए गए, वो इमर्ज हुई ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जाए आपस में। अच्छा, ये हुआ। अब स्टेट आपस में लड़ती हैं तो उन्होंने कहा सिस्टमाइज किया जाए, तो इंटरनेशनल लॉ निकाला इन्होंने कि रूल्स हो स्टेट्स को चलाने के, जैसे लोगों को चलाने के होते हैं,
तीसरी चीज फिर इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट आया कि आपस में मिलजुल के रहें। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझने के लिए ट्रीटीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन होना शुरू हो गए, और फिर इन सब को रेगुलेट करने के लिए ट्रीटीज को भी, इंटरडिपेंडेंस को भी, इंटरनेशनल लॉ को भी, तो उन्होंने क्या किया, रेगुलेट ऑल दीज। इन सब को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल IMF का बेसिक काम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसीज को मेंटेन करना, स्टेबल रखना एक्सचेंज रेट को। FATF इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्या मेंटेन करना है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना करे, टेरर फाइनेंसिंग ना करे। UN है, क्या करना है, सारी स्टेट्स का कॉमन प्लेटफॉर्म हो, पीस हो, फ्यूचर वॉर ना हो। तो ये चीजें इमर्ज हुई नेशन स्टेट्स बनने की वजह से। ठीक है, तो अब का दुनिया देखें ना, मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, नेशन स्टेट्स हैं आपस में, लेकिन दीज आर द मोस्ट लॉ अबाइडिंग। पहले लॉज नहीं थे ऐसे, अब लॉज बने और उनको बनाया जा रहा है, एंड मोस्ट सिविलाइज्ड। कपड़े पहनना, इज्जत करना, एजुकेशन, ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हुई इसमें। राइट्स, ड्यूटीज, ऑल दीज फैक्टर्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन द मॉडर्न डे नेशन स्टेट सिस्टम। नेशन स्टेट सिस्टम जब नया नया बना तो ये चीजें नहीं थी। ठीक, तो पूछ ले कि प्रिंसिपल्स क्या थे, प्रिंसिपल्स ऑफ वेस्टफेलियन ट्रीटी। क्या प्रिंसिपल थे, सबसे पहले सॉवरेनिटी, सेकंड था इक्वालिटी, और थर्ड द नॉन इंटरवेंशन। कि सॉवरेनिटी हो, स्टेट्स अपना अपना खुद मैनेज करें, सारी बराबर है स्टेट, कोई किसी से सुप्रीमेसी नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में। नॉन इंटरवेंशन के यानी कि पॉपिसी, रिलीजन आपकी स्टेट मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, और एक स्टेट दूसरे के भी इंटरफेयर ना करे। और यही चीज जो 1648 में डिसाइड होगी, आप UN चार्टर देखें जो 1945 में बनाया गया, उसका आर्टिकल 2 पढ़ें, उसके आर्टिकल 2 में लिखा गया है प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन। तो ये जो चीज थी बेसिकली कॉन्सिक्वेंस थी जो सीखा आपका, और अल्टीमेटली इसके बाद क्या हुआ, आउटकम्स क्या थे, हमने देखा कि काफी चीजें इमर्ज हुई इसके बाद इंटरनेशनल लॉ। लेकिन थ्योरेटिकल दो चीजें हम देखेंगे, एक दैट इज सेक्युलरिज्म, कि रिलीजन को एक तो पहले स्टेट मैटर बनाया गया, फिर रिलीजन को प्राइवेट अफेयर बना दिया गया, तो मर्जी है जो मर्जी रखो रिलीजन, रिलीजन स्टेट का कोई नहीं है जो यूरोप में आजकल। और फिर नेशनलिज्म इमर्ज हुई बेसिक, जिसकी बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट हुए। इट बिकेम द न्यू रिलीजन ऑफ द यूरोप, ऑफ यूरोपियन नेशन स्टेट्स, उसकी बेसिस पे वॉर्स हुई। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस को अगर देखें, सिग्निफिकेंस को देखें मॉडर्न टाइम्स के, ठीक है, सबसे पहले तो नॉन इंटरवेंशन का कंसेप्ट इसने हमें दिया, जो आजकल सारी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंटरनेशनल एरिना में है। और दूसरा सोवरेनिटी का कंसेप्ट दिया कि हर स्टेट खुद अपनी चीज़ें मैनेज करे, रिलीजन को भी इंक्लूड ना करे, ठीक है, और ऑटोनॉमी का दिया कि एक दूसरे से आज़ाद हो, बराबर। ये एक सिस्टम बना जिसे हम नेशन स्टेट सिस्टम कहते हैं। तो हमने समझा भी, देखा भी कैसे बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्टेट्स कैसे फॉर्म हुई, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आए, और इसके बाद क्या सा सिस्टम रहा, बाद क्या चेंजेस आए।
ठीक है, ये आज नुमान नहीं है क्लास में, अदीब नहीं है, आसमा रिजवान नहीं है, हिना नहीं है। ये जो आपने बोला वेस्ट वालियन, इसका क्या मतलब है? वेस्टफेलियन, वेस्टफेलियन ट्रीटी, वेस्टफेलिया में साइन हुई थी ना ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जो वॉर 30 इयर्स वॉर के बाद हुई थी, तो उसका नाम है ये। अब देखें नेक्स्ट आपका के चैलेंजेस क्या हैं टू नेशन स्टेट सिस्टम। ये जो सिस्टम बन गया, अब इसको मॉडर्न टाइम्स में क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टेट्स है ना, ये बाउंड्रीज जो बन गई, इसको क्या है, हमें सिर्फ ये देखना। सबसे पहले तो टेररिज्म, टेररिज्म आया अलकायदा, ये स्टेट विद इन अ स्टेट बना देते हैं, यानी कि आप अंडरमाइन कर रहे हैं जो सिस्टम है जो बना हुआ है। अपने कहीं पे भी गढ़ बना लेते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है, ना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की करते हैं, ना नॉन इंटरवेंशन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये नेशन स्टेट सिस्टम को थ्रेट है। सेकंड आपका सेपरेटिज्म, ठीक है, लोग हैं कहते हैं जी नहीं ये नेशन स्टेट खत्म करके हमारी कुर्दों की अलग बनाओ, ठीक है, सेपरेटिज्म इसको कहा जाता है। तो ये भी नेशन स्टेट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। थर्ड है आपका ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के आने से ना क्या हुआ, कनेक्टेडनेस बढ़ गई, ठीक है, ट्रेड, पोरस बॉर्डर्स हो गए, बॉर्डर्स की वैल्यू वो नहीं रही, ठीक है, इनकी वैल्यू डिक्लाइन कर गई। तो जब वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है तो वो चीज उतनी इफेक्टिव नहीं रहती, तो ग्लोबलाइजेशन भी एक फैक्टर हुआ। फिर नेक्स्ट इज इरिडेंटिज्म। इरिडेंटिज्म क्या कहता है कि एक स्टेट क्लेम्स अ टेरिटरी इन अदर स्टेट, एक स्टेट टेरिटरी दूसरी की क्लेम करे। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान क्लेम करता था किसको, पाकिस्तान की फाटा रीजन को या केपीके की टेरिटरी को, कि ये हमारा हिस्सा है, जो ड्यूरिंग एग्रीमेंट से पहले 1893 से पहले, ये भी आ जाता है। फिफ्थ आपका है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। आप विदाउट रीजन इंटरवीन कर जाते हो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएसए ने किया इराक में कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। रशिया ने यूक्रेन में किया, कैसे जस्टिफाई किया